राजनीति में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में है सरकार। इस बार गाज गिरी है कन्नौज के हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव पर। मुन्ना यादव पर पुलिस प्रशासन का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। कन्नौज में हिस्ट्री शीटर मुन्ना के किले नुमा घर को बुलडोजर चलाकर के गिरा दिया गया। अवैध कब्जे वाले हिस्से को जमींदोज कर दिया गया। मुन्ना यादव ने मकान बिना नक्शा पास करवाए बनवाया। 25 दिसंबर को मुन्ना के घर वालों के साथ मिलकर के पुलिस पर फायरिंग की थी। इसमें उसका बेटा भी शामिल था और इस फायरिंग में गोली लगने से सिपाही सचिन राठी की मौत हो गई थी। ये पूरा मामला कन्नौज के बिशुनगढ़ क्षेत्र का है। पुलिस ने बुलडोजर चलवा करके 1 घंटे में ही पूरे घर को ढा दिया। ये कार्रवाई सिपाही सचिन राठी हत्याकांड के 12वें दिन की गई। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के इस मकान को चक रोड की जमीन पर बनाया गया था। पुलिस हिस्ट्री शीटर और उसके बेटे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिनांक 25 दिसंबर को बिशुनगढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत धनीधरपुर नगरिया ग्राम में एक अपराधी अशोक उर्फ मनुआ, जिसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी था, इसको गिरफ्तार करने के लिए बिशुनगढ़ थाने की और छिबरामऊ थाने की संयुक्त टीम गिरफ्तार करने गई थी। जब टीम वहां पहुंची तो आरोपी और इसके परिवारजनों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इसमें हमारे एक साथी कांस्टेबल सचिन राठी शहीद हुए। घर का ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। आज 4 जनवरी 2024 को इस अभियुक्त अशोक उर्फ मनुआ के घर का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की गई है। हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव की क्राइम कुंडली पर एक बार नजर डालते हैं तो पता चलेगा आपको कि मुन्ना पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। मुन्ना पर कुल 26 मुकदमे विचाराधीन थे। 25 दिसंबर को मुन्ना ने पुलिस टीम पर अपने घर से फायरिंग की। इलाके में दबंगई के लिए वो जाना जाता है। जमीन पर कब्जा कर आलिशान मकान बनवाया था, जिसे आज बुलडोजर चलवाकर ढहा दिया गया। चले खबरों में और आगे बढ़ते हुए बात झारखंड की करते हैं, जहां बीते कुछ दिनों से सियासी हलचल काफी तेज है। अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। गिरफ्तारी के डर के बीच हेमंत सोरेन लगातार अपना और अपनी पार्टी का सियासी भविष्य के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं कल शाम हेमंत सोरेन ने विधायक दल के साथ बैठक की और सूत्रों की अगर माने तो सभी विधायकों को अगले कुछ दिनों तक रांची में ही रहने के निर्देश दिए गए। हालांकि इस मामले में अभी आगे की कार्रवाई क्या होगी और उसका असर झारखंड की सियासत पर कितना पड़ेगा, ये दूर की गोटी है। लेकिन सबसे पहले आपको समझाते हैं कि पूरा मामला दरअसल है क्या। रांची के जिस जमीन घोटाले में सीएम को पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है, इसकी शुरुआत एक सर्कल ऑफिसर की जांच से शुरू हुई। जांच बढ़ते बढ़ते कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के दफ्तर पहुंची, जहां खुलासा ये हुआ कि 36 फर्जी डीड और कागजात के जरिए सैकड़ों एकड़ जमीन का फर्जी सौदा हुआ। इसमें छोटे दफ्तर के अधिकारी से लेकर के जिले के उपायुक्त और बड़े बड़े व्यापारी भी शामिल हैं। इन सब के तार आखिर में सीएम तक पहुंच गए। जमीन घोटाले की जांच जब और आगे बढ़ी तो इसके तार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े, जिसके बाद पहली बार ईडी ने मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू की। साथ ही साहिबगंज में अवैध खनन मामले में भी जांच जारी की और इसके तार भी सीएम सोरेन के करीबियों तक पहुंचे और पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया। इस मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि ईडी ने किन किन लोगों को अब तक अरेस्ट किया। 14 अप्रैल को प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान और भानु प्रताप, इनकी गिरफ्तारी हुई। 7 मई को रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई। 7 जून को दीप्ति घोष और अमित कुमार अग्रवाल, 3 जुलाई को भरत प्रसाद और राजेश राय की गिरफ्तारी, 31 जुलाई को विष्णु अग्रवाल गिरफ्तार हुए और 11 अगस्त को प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई। अब इसमें हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सबसे अधिक जो आंच है वो आईएएस अधिकारियों तक पहुंची। एक बार उन नाम पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम है आईएएस छवि रंजन, जिन्हें 4 मई को 10 घंटे की पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया। इन पर जमीन के दस्तावेज में जालसाजी का आरोप लगा। दूसरा बड़ा नाम है निलंबित आईएएस पूजा सिंघल। इनकी गिरफ्तारी 11 मई 2022 को हुई। पूजा सिंघल पर मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तीसरा नाम है पंकज मिश्रा, जो हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि भी रहे और इन्हें ईडी ने 19 जुलाई 2022 को अरेस्ट किया। चौथा नाम है प्रेम प्रकाश का। प्रेम प्रकाश को भी सीएम हेमंत सोरेन का करीबी माना जाता है। अवैध खनन मामले में 25 अगस्त 2022 को प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी होती है और इसके बाद एक और मामले में 11 अगस्त 2023 को
जमीन घोटाले में ईडी इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अब इस पूरे सियासी हलचल के बीच सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है। क्षेत्र में आदमी रहेगा जो रांची में है, अब हम को दायित्व दिया है स्वास्थ्य विभाग का, तो हमारा यहाँ भी काम रहेगा। झारखंड की सत्ताधारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद की विधायकी छोड़ने से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार जो लटक रही है। दरअसल ईडी की तरफ से उन्हें 7वीं और आखिरी बार समन मिला है, जिसकी आखिरी मियाद भी खत्म हो चुकी है। इस घटनाक्रम से झारखंड के सियासी गलियारों में ये चर्चा गर्म है कि ईडी से गिरफ्तारी होने की दशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा देकर पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। बीजेपी के गोड्डा सांसद ऋषिकांत दुबे ने भी इसे लेकर के ट्वीट किया, लेकिन कल्पना के सीएम बनने की राह में कई रोड़े अभी हैं। दरअसल कल्पना सोरेन झारखंड विधानसभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में अगर कल्पना मुख्यमंत्री बनाई जाती है तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। उनके पति हेमंत सोरेन फिलहाल बरहेट विधानसभा सीट से विधायक है, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। कल्पना सोरेन पड़ोसी राज्य ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली है और आदिवासी नहीं है, इसलिए पति द्वारा सीट छोड़े जाने के बावजूद बरहेट सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। इसलिए माना यह जा रहा है कि उनके लिए एक अनारक्षित सीट खाली करवाई गई। विधायकी छोड़ने वाले सरफराज अहमद गांडे अनारक्षित सीट से विधायक थे। ये सीट जेएमएम का गढ़ रहा है, आदिवासी और मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ से 1985, 1990, 2000, 2005 और 2019 में कुल 5 बार जेएमएम की बड़ी जीत हुई। सरफराज अहमद भी यहाँ से 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। 2019 में अहमद ने यहाँ 8,855 वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार को हराया। ऐसे में यहाँ उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत आसान हो सकती है, ऐसा जेएमएम मान रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ दिल्ली का जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री के करीब पहुंच गया है, लेकिन आज पूरे दिन दिल्ली का सियासी ताप काफी ज्यादा हाई रहा। वजह शराब घोटाले की जांच, जिसकी आंच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आज पूरे दिन दिल्ली में सियासी बयानबाजी और अफरा तफरी का माहौल रहा। दरअसल आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोपों का दौर शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी केंद्र के दबाव में है और लोकसभा चुनाव से पहले ये अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश है। साथ ही ये भी कहा गया कि आज ईडी किसी भी वक्त केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं इन आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी आया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी के आरोप निराधार हैं और कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। वहीं दोपहर से पहले ईडी ने गिरफ्तारी की बात को अफवाह बताया। दरअसल शराब घोटाले मामले में लगातार ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा रहा है। पूछताछ के लिए 30 अक्टूबर 2023 को पहला समन भेजा गया, फिर 22 दिसंबर 2023 को दूसरा समन जारी किया गया। पूछताछ के लिए तीसरा समन 18 दिसंबर 2023 को जारी किया गया, लेकिन तीनों समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए। अब अगर सूत्रों की माने तो ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को एक और समन भेजा जा सकता है, लेकिन इस बात पर कई तरह के कयास अभी भी लगाए जा रहे हैं। ईडी इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के 2 और नेता पहले इसी घोटाले की जांच प्रक्रिया में शामिल रहे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 3 बार समन भेजा है। जैसा हमने आपको बताया कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजने की तैयारी में है। वहीं अरविंद केजरीवाल के 2 करीबी पहले जैसे कि मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और पहले से ही न्यायिक हिरासत में वो ईडी में है। दूसरा नाम है संजय सिंह का और तीसरे खुद अरविंद केजरीवाल। और संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा से सांसद भी हैं। उनकी गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को शराब घोटाले मामले में ईडी के समन को फिर से गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद जांच कराना नहीं है, बल्कि लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। केजरीवाल ने 4 मिनट 10 सेकंड के वीडियो के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगाकर और समन भेजकर ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था। मैं सीबीआई में गया था, उनके सारे जवाब भी दिए थे।
लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं। तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊँ। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहाँ? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी जारी है। यानी दवा और दारू दोनों में घोटाला करके कौन दिखा रहा है? स्वघोषित भारत रत्न विभूषित, जिन्होंने अपने को ही भारत रत्न दे रखा है, कट्टर ईमानदारी का। तो मैं कह सकता हूं कि विपक्षना के ध्यान से लेकर और चुनाव प्रचार तक की समस्त नाटकीयता के मध्य कट्टर ईमानदारी का यह किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं हो रही है कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ लगातार सरकार कार्रवाई कर रही है, दबाव बना रही है और बदनाम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा करना चाहती हैं एजेंसीज, और पूरा देश जानता है कि एजेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार के खुद लोग कहते हैं कि एजेंसी का इस्तेमाल होने से सरकार का ही नुकसान होगा। अगर ये घटना हो रही है केवल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक लीडर के साथ नहीं है, देश के जितने भी विपक्षी नेता हैं एक एक कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश अब केंद्र ने बनाई है। क्यों बनाई है? क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लीजिए, लोकसभा चुनाव के अंदर अरविंद केजरीवाल गैरहाजिर रहें, भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा हो जाए। सिर्फ इतनी स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की। मीरा के भगवान प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने जिस कप में पी चाय, मीरा मांझी ने उसे अपने मंदिर में रखा। 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर थे प्रधानमंत्री मोदी। अयोध्या में मीरा मांझी के घर पर पीएम मोदी ने पी थी चाय। अब मीरा मांझी ने चाय के कप को रखा मंदिर में। उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी हैं मीरा मांझी।